गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी UPSI एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की सीरीज। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्ज़ाम रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस। इन सब की PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है वासु स्टडी IQ। साथ ही अगर आपके एग्ज़ाम रिलेटेड किसी भी टाइप के डाउट्स हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। इसके अलावा हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, या फिर जो स्टूडेंट मुझसे मैथ्स कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्या करें, स्टडी IQ ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, स्मार्ट कोर्सेज के अंदर जाए और वहाँ पर टाइप करें सर्च ऑप्शन के अंदर वासु। आपको मैथ्स का कंप्लीट मैथ्स का कोर्स वहाँ पर दिख जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको इसके लिए दिए जाते हैं 20 सेकंड। जल्दी से आप मुझे इसे अटेम्प्ट करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखना भाई, इसने क्या कहा इसके अंदर, A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 साल के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। C B से 3 साल छोटा है। C की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज कितनी है। डील करने का देखो एक तरीका तो अपना होता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या है, ऐसे हर सवाल के ऊपर अपना काम करता है। क्लियर है। कहीं कहीं अगर डेटा आपके पास आसान है, आप सवाल की लैंग्वेज को रीड करके माइंड में भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मेथड से अगर हम लोग करना चाहें इस सवाल को, A और B की प्रेजेंट एज क्या मान लें, 8x और 9x, ये हम लोग मान सकते हैं। 9 साल के बाद ये रेशियो कितना हो गया, 19:21। A की इस एज और इस एज के जो बीच का डिफरेंस है, असल में देखा जाए वो कितना है, 9 ईयर्स। ये भी आपका कितना है, 9 ईयर्स। कि B की इस एज और इस एज के बीच का डिफरेंस। एज चैप्टर का कंप्लीट एक पूरा का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, सर्च करें एज बाई वासु सर, आपको उसका लॉजिक भी समझ आ जाएगा कि क्रॉस मेथड एक्चुअल में क्या है। डील करने का तरीका तो ये हो गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 21 गुणा में 8 करोगे कितना आ जाएगा, 8 16 168। 19 गुणा में 9 करोगे, 19 गुणा में 9, 19 को 10 से करते हो 190, 19 लेस करोगे 171। 171 में से 168 आपने लेस कर दिया, कितना बचेगा आपके पास, 3x बराबर 21 इंटू 9, 19 इंटू 9। अंतर लेना है, 9 कॉमन आ गया, 21 माइनस 19 2, 2 गुणा 9 18। मतलब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए तो बड़ी इजी टास्क है, उनके कोई चैलेंज आता ही नहीं है इस सवालों के अंदर। सीधे क्रॉस मेथड को यूज किया, ना कहीं रेशियो बैलेंस करना है ना कुछ और करना है, सीधे सीधे सोल्व हो जाएगा। अब उसने क्या कहा कि C B से 3 साल छोटा है, C की वर्तमान आयु कितनी है। B की एज निकालोगे तो कितनी निकल के आएगी, X की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पर 9, X की वैल्यू रख देंगे 6, 9 गुणा में 6 54, 54 साल का B हो गया। C B से 3 साल छोटा है, 3 साल छोटा करोगे तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 51। क्लियर है। एक दूसरा तरीका और हो सकता है अगर आप ट्राई करना चाहें, जो कि रेशियो का अपना मेथड होता है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो आदमियों के बीच की उम्र आज चेक कर लो, 10 साल बाद देख लो, 15 साल पहले देखो, एज का डिफरेंस सेम रहता है। तो इसमें अगर आप कुछ समझदारी लगाना चाहते हैं तो एज के जो रेशियो आपको गिवन है उसका डिफरेंस मेंटेन करके ही लिखें। अंतर 1 का है, अंतर 2 का है, तो मैं लिख लेता हूँ डबल करके इसको, 16:18 और यहाँ पर 19:21 लिखा जा सकता है। अब हम लोग यहाँ से करेंगे कंपैरिजन। वो बात ऑटोमेटिक जस्टिफाई हो गई है कि 16 और 18, A और B का अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर आपको 2 दिख रहा है। कहा क्या था उसने, 9 साल बाद, ये तो प्रेजेंट एज है, 9 साल बाद कितना बढ़ा भाई, 3 बढ़ा। 3 किसको बताता है, 9 को, तो क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। B की एज निकालोगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितनी आ जाएगी, 54। C क्या है, इससे 3 साल छोटा है, माइनस का 3 करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 51। ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पर ये मेथड थोड़ा सा ठीक लग रहा हो, उसके पीछे का रीज़न इतना सा है
कि आपकी 20, 21 ये जो 30 तक की टेबल है इस पर जब तक कमांड नहीं होती है ये सवाल भी आपको कैलकुलेटिव लगते हैं। लेकिन ऑल ओवर कंक्लूजन देखें, क्योंकि कई बार उस रेशियो वाले मेथड में समस्या ये है कि इधर 2 का डिफरेंस है, इधर 3 का डिफरेंस है, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करते हो, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करते हो, गैप आपका 6 मेंटेन हो जाता है, उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ती है। बट रेशियो मेथड, ये क्रॉस मेथड क्या कहता है, कुछ भी बस बैलेंस करो, सीधे सीधे इसको आप डील करो। चलिए भाई, उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले सवाल की बात करते हैं। सोल्व करने के लिए आपके पास है यहाँ पर 25 सेकेंड्स का टाइम। एक बार के लिए इसको आप ट्राई करके बताएं कि रिजल्ट क्या होगा। देखो भाई, इसने यहाँ पर आपसे क्या कहा, एक व्यक्ति की एनुअल इनकम वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर, जो इनकम पर टैक्स लगता है, वो 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, इंक्रीज जो इनकम है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई पहले आदमी की इनकम कितनी थी, x रुपए थी। पहले आदमी क्या करता था, x रुपए कमाता था। टैक्स कितना लगता था, इनकम पर पहले 12% लगता था, अब कितना लग रहा है, 10%। तो जितना भी पैसा वो कमा रहा था उसका 12% किस में चला गया, उसका टैक्स के अंदर चला गया। 12% पैसा उसका टैक्स में चला गया। अब उसकी इनकम 1.2 लाख रुपए बढ़ गई, तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई, x + 1.2। इसका मतलब हमने पूरी जो x मानी है वो भी किस में मान रखी है, लाख में, तभी उसमें लाख हमने जोड़ दिया सीधे सीधे। अब टैक्स कितना है, 10% है। अभी भी टैक्स जो रुपए में जा रहा है वो तो फाइनली कितना मेंटेन है, वो ऑलरेडी कह चुका है कि टैक्स जितना पहले देता था उतना ही अब दे रहा है। तो पहले केस का ये टैक्स है, दूसरे केस का ये टैक्स है, और दोनों इक्वल है, इक्वल कर दिए। अब इसे सोल्व कर दें। परसेंटेज तो खत्म ही है, 2 से काटोगे तो 6 बार, परसेंटेज खत्म 5 बार। यहाँ से सीधे सीधे सोल्व करो। ये 6x है, वो आपका 5x हो जाएगा, इधर आ जाएगा, x बचेगा। x की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1.2 को 5 से किया, 12 × 5 60, 6 आ गया। इसका मतलब उसकी इनकम कितनी है, 6 लाख। यहाँ ऐसे सवालों में ध्यान रखना, एरर हो सकती है। एरर क्या हो सकती है, सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा तो सीधे ही 6 के ऊपर टिक मार दोगे। लेकिन काम की बात सुनना, उसने क्या कहा, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, उसकी इंक्रीज्ड इनकम कितनी है। तो 6 लाख कमा रहा था, 1.2 बढ़ गई, तो बढ़ी हुई इनकम क्या है उसकी, 7.2 लाख। तो हमेशा ही एक आदत ही डालने की, आप सवाल को जब भी पढ़ेंगे एक प्रॉपर मैनर में और कंप्लीट पढ़ेंगे। आधा अधूरा पढ़ेंगे तो लास्ट में एक समस्या हो सकती है कि एग्जामिनर पूरा प्रयास करता है, कुछ सवालों में तो करता ही है, चलो कुछ सवाल तो सीधे सीधे मिल जाते हैं। चलिए भाई, आपके सामने इस सवाल को सोल्व करने के लिए 30 सेकंड का टाइम है। अटेम्प्ट करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो, इसने क्या कहा कि यदि cos थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा बराबर 4 है, tan थीटा प्लस कोसेक थीटा, क्या ऐसे सवाल वैल्यू पुट से कर सकते हैं? ऐसे सवाल हम लोग वैल्यू पुट से नहीं कर सकते। समस्या क्या है, हमें ये पता ही नहीं है कि ये कंडीशन कितने डिग्री पर जस्टिफाई होगी। तो किसका सहारा लोगे, आप सहारा लोगे सिंप्लीफिकेशन का। कैसे भाई, इन दोनों में से cos थीटा को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ। ये लो, हमने cos थीटा को कॉमन ले लिया। दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ आपके पास क्या है, 1 - sin थीटा, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 + का sin थीटा। अब सीधे सीधे देखना, यहाँ से cos तो चला ही गया उधर, 1 + sin थीटा इधर आएगा, और प्लस का साइन 1 - sin थीटा इधर आएगा। साइन से साइन कट गया, इधर क्या आ गया आपके पास 2।
अगर आप सीधे सीधे और ठीक तरीके से दिमाग लगाते तो आपको पता चलता ये असल में 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का पैटर्न है। तो आप लिख सकते हो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का एक कोस कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा सिर्फ आपका कोस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। इक्वल में क्या है भाई 4 है, इसको इससे काट दोगे 2 आ जाएगा, 2 इधर भेजोगे कोस थीटा ऊपर भेजोगे, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 बनी। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब बनती है, जब आपके पास थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री। ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अगर आप कुछ माइंड कैलकुलेशन का सहारा ले सकते हैं, जैसा कि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि एग्जाम अप्रोच ऐसी ही हो, तो उस केस में ये सॉल्यूशन ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक लाइन में भी सोल्व करना संभव था। चलिए भाई यहाँ पर देखोगे tan 60 की वैल्यू कितनी मेंटेन है आपके पास √3, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2/√3। एलसीएम लोगे यहाँ पर तो √3 मेंटेन होगा, ये इससे गुणा होगा 3 + 2 5। आपने देखा ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें, नीचे तो 3 मेंटेन है तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो। √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे बन जाएगा 3, ऊपर 5√3, 5√3/3 आपका हो गया यहाँ से रिजल्ट। तो सवाल का लेवल ठीक था आपके एग्जाम के हिसाब से, तो आप इसे डील कर सकते थे, तरीका आपका ये है। अगेन देखना, आपके पास 25 सेकंड का टाइम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखना भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ। एक आदमी ने एक उपहार 30 रुपए में बेचे, 2 उपहार 30 रुपए में बेचे, मतलब हर एक को 30 रुपए में नहीं बेच रहा है, दोनों को ही 30 रुपए में उसने बेचा। ओके 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 ओके। अ मैन सोल्ड 2 गिफ्ट 30 रुपीज ईच। एक आदमी ने 2 उपहार, और यहाँ पर हिंदी में चेंज कर देना, क्या लिखोगे, प्रत्येक को 30 रुपए में बेचे। ठीक है, ईच की लैंग्वेज लिखी हुई थी भाई यहाँ पर। देखो एक उपहार में उन्हें 18% लाभ और दूसरे में उन्हें 18% का नुकसान, उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ध्यान रखना, जब आपकी सीपी सेम हो, जब आपकी कॉस्ट प्राइस सेम होती है, एक को आप x% प्रॉफिट पर बेचते हैं, एक को x% प्रॉफिट पर बेचते हैं, एक को x% लॉस पर बेचते हैं, तो ऑल ओवर नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। कौन से केस में, कॉस्ट प्राइस। जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ाया था तो इस बात पर डिटेल में चर्चा भी हुई थी। अब एक केस हो रहा था आपका, जब दोनों ही केसेस में आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो अगर इक्वल है, अगर आपका विक्रय मूल्य समान है, एक को x% के प्रॉफिट पर उसने बेचा है और दूसरे को x% लॉस पर बेचा है, तो ऑल ओवर जो बिजनेस है उसमें उसे x² का क्या होगा, लॉस होगा। इतना सा आपको बस ध्यान रखना था। ये बात जिस बच्चे को पता, ये क्लियर इसलिए करवाता हूं मैं बीच बीच के अंदर ये वाली बातें, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि एग्जामिनर इस टाइप के भी सवाल पूछ लेता है। फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा है, 90% केसेस में वो सवाल बनता है, 10% मतलब पुराने जो पेपर आप उठा करके देखेंगे अलग अलग एग्जाम्स में, तो आप 10 बार अगर ऐसा सवाल पूछा गया है तो 9 बार उस पैटर्न पर मिलेगा, 1 बार आपको इस पर मिलेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रट के बैठ जाते हैं, ये देखते नहीं है कि कौन सा पार्ट इक्वल है। सेलिंग प्राइस इक्वल होता है तभी ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है इस बात को भी एक्सप्लेन किया था। चलिए भाई अब करते हैं अपने सवाल पर हम लोग चर्चा। सवाल पर देखो x² 18 का स्क्वायर 324 में 100, तो कितने का लॉस हुआ, 3.24% का उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, तो आप कहोगे 30 और 30 60 रुपए। 60 रुपए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मेरी सीपी 100% है तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि 3.24% का लॉस हुआ। 100 में से 3 चला गया है, 97 बचा, उसमें से 0.24 चला जाएगा तो 96.76 आपके पास बचेगा।
ये आपकी क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है आपकी सेलिंग प्राइस, और ये क्या है आपका लॉस, लिखा जा सकता है। अब क्या उसे अलग से कैलकुलेट करना था? उसे अलग से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? टोटल सेलिंग प्राइस 60 रुपये, इतने का लॉस है, 100 में से 3 लेस किया 97, इसे भी लेस करना है तो ये कितना आ जाएगा 96.76 निकल के आ गया। इनटू में क्या कर दो इसको, उसका समग्र लाभ या हानि क्या है, तो असल में जितने का उसे लॉस हुआ है वो निकाल दो, 3.24 यहाँ से निकाल दो। ये वैल्यू 96.76 की है, 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो इसका डिवीजन और इनटू में आपका 100। चलो इन 2 पॉइंट से तो आपका ये 2 पॉइंट वाला मामला खत्म हो गया। अब हमें एक रफ आइडिया लगाना है, सीधे सीधे नहीं पता चल रहा ना, तो क्या करो गुणा कर दो इसको, क्योंकि यहाँ देखो कुछ कटिंग करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। एक बार ट्राई कर ले कि कौन सा बेहतर रहेगा। 6 से गुणा करोगे, 6 गुणा 4 आपका 24, 6 गुणा 2 12, 12 में 2 जोड़ दिया आपने 14, 6 गुणा 3 18 और एक आपका कितना आ जाएगा 19, और ये कितना आ जाएगा 9,676 रुपये। लगभग कितनी बार कैंसिल आउट हुआ आपका? लगभग आप देखोगे 9,600 का डबल करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा 19,000 कुछ। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 2 रुपए के लगभग का क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। क्या नहीं लिखना था? ये वाला पार्ट आपको नहीं लिखना था, इसको अवॉइड कर देना। क्या इसे भी लिखना था? नहीं भाई, इसे क्यों लिखोगे? जब भी कभी आपको पता है सेलिंग प्राइस आपकी सेम होती है, एक पर 18% का प्रॉफिट है और दूसरे पर उसे 18% का लॉस है, तो 18 का स्क्वायर अपॉन 100 करोगे, 18 का स्क्वायर 324 बटा में 100 करोगे तो 3.24% का लॉस आ गया। काम की बात इतनी बची, और काम की बात क्या निकली भाई? इस सवाल की जो कैलकुलेशन हमने की है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सवाल आसान है, कोई समस्या है नहीं। कैलकुलेशन जो हमने की है वो एकदम मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है। रीज़न क्या है कि कोई बच्चा क्या करता है, सीधे सीधे इसको कट करना स्टार्ट कर देता है। अगर हमारे ऑप्शन ऐसे होते कि 3.1 आ गया, 3.2 आ गया, 2.9 आ गया, 3.4 आ गया, ऐसे अगर हमारे ऑप्शन होते तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर ट्राई करते। कुछ ऑप्शन तो वैसे ही कट रहे हैं कि ऐसे केसेस में कभी फायदा हो ही नहीं सकता, फायदे वाला सीन तो वैसे हट गया। तो आपको ये चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एग्जाम के ही सवाल है जहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना पड़ता है। एग्जैक्ट वैल्यू के चक्कर में पड़ेंगे, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। कुछ सहारा ऑप्शन का लेना है, कुछ सहारा अप्रोक्सीमेशन का लेना है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा क्या कहा। 25 सेकंड का आपके पास टाइम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ डील करने के लिए। एक बार ट्राई करके बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। पैरेलल में नोटबुक और पेन जरूर लेकर के आप बैठा करें, तभी आपका 1 घंटे का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो पाएगा। देखो क्या कहा, एक्स और वाई की मासिक आय, एक्स और वाई की मंथली इनकम का रेशियो 5:4 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है। मंथली जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो 9:7 है। यदि वाई की इनकम एक्स के एक्सपेंडिचर के बराबर है तो एक्स और वाई की बचत का अनुपात। ये सवाल इजी है वैसे तो, ध्यान क्या रखना है, रेशियो की बैलेंसिंग कैसे की जाए, इसी बात को बस ध्यान रखना है। अब सिंपल सी बात है, देखो जो भी आप पैसा कमाते हो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। पैसा कमाया, इनकम आपकी, आपने कुछ खर्च किया एक्सपेंडिचर, और जो बच गया वो आपकी सेविंग। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन सारी की सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग आएगा, इनकम में से सेविंग लेस कर दोगे एक्सपेंडिचर आ जाएगा। जैसे मान लो किसी ने 10 लाख रुपए कमाए, 8 लाख खर्च कर दिए, 2 लाख उसकी क्या होगी सेविंग। अब 10 लाख में से 2 सेविंग को घटा दोगे तो 8 वैसे ही बचना आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 10 लाख में से 8 लाख को लेस कर दोगे तो 2 लाख आपके पास बचेगा, वो सेविंग है। ये बहुत बेसिक सी बात है, हर बच्चे को पता होती है। सीधे सीधे डील कर लेते हैं। हमारे पास एक आदमी है, एक एक्स और एक वाई। इनकम की अगर हम बात करें तो एक्स हर महीने 5 रुपये कमाता है और वाई 4 रुपये कमाता है।
एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो इसने क्या कहा कि x जो है वो 9 रुपए का खर्चा करता है और y 7 रुपए का खर्चा करता है। यहाँ तक हमें कोई भी तनाव नहीं लेना था। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, सवाल की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है आपकी, इस रेशियो को बैलेंस करना। इस रेशियो को बैलेंस करना कैसे भाई, y की इनकम ये वाली और x का एक्सपेंडिचर ये वाला, दोनों बराबर है। y की इनकम ये वाली, x का एक्सपेंडिचर बराबर। तो आप कहोगे सर ये तो 4 है, ये 9 है, इक्वल कैसे करें? 4 और 9 का एलसीएम ले लो, कितना होगा 36। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। जैसे ही आप ये काम करेंगे आपकी कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगी कि y 36 रुपये कमाता है और x आपका 36 रुपये खर्च कर देता है। अब आपको क्या चाहिए? सेविंग चाहिए। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस कर दो। देखो x ने 9 गुणा 5 45 रुपये कमाए और 9 गुणा 4 36 रुपये खर्च कर दिए। इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस कर दोगे, हमारे पास क्या बचेगी? सेविंग। तो a की सेविंग कितनी है? 9 रुपये। चलो वैसे तो देखा जाए तो यहाँ आंसर आ चुका है कि और कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना ही स्ट्रेस रहता है, इतनी स्पीड मेंटेन करनी होती है कि ध्यान नहीं जाता है। कई बार फंस जाते हैं, तब ऑप्शन की तरफ ध्यान जाता है। 9 गुणा 4 36, 7 गुणा 4 28। 36 में से 28 को लेस कर दोगे, रिजल्ट अपना क्या निकल के आएगा? 8। आसान है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए भाई, अगला एक बेहतरीन सवाल आपके सामने ज्योमेट्री का। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है और मैं ऐसा कर रहा हूँ, इन ऑप्शंस को भी गायब कर रहा हूँ। आपको मुझे सीधे सीधे ये रिजल्ट बताना है कि x, y और z की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या निकल के आएगी। अगर कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो एक हिंट दे देता हूँ, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहाँ पर काम करती है और ये वाले सवाल आपके वर्बली सोल्व हो जाते हैं। उम्मीद है बात बन गई होगी। एक तो हमेशा ध्यान रखें, डायग्राम को देख करके रिप्लाई नहीं देने होते हैं। जैसे कोई बच्चा कह सकता है कि सर क्या ये पी क्यू डायमीटर है, तो सवाल को पढ़ो। एक शेप है एंगल क्यू आर और एन, एंगल क्यू आपका आर और एन, उसकी वैल्यू 40 डायग्राम में भी है। फिर एंगल आपके पास पी है, क्यू है, आर है, उसकी वैल्यू 46 डिग्री वो भी है। एम एन बिंदु आर पर एक टेंजेंट है, एम एन जो है वो एक टेंजेंट है पॉइंट आर के ऊपर, ये आपकी टच करती है एक्स वाई जेड की वैल्यू। कुछ बच्चे जानबूझकर मान लेते हैं कि डायग्राम ऐसा दिख रहा है कि जेड तो सर 90 डिग्री जैसा लग रहा है, तो 90 डिग्री तो इन 2 ऑप्शन में है। फिर और दिमाग लगाते हैं कि चलो ये 90 डिग्री हो गया, ये 40 हो गया, तो बचा हुआ आपका कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो इसको हिट मार सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं हो सकता, लेकिन रैंडम डायग्राम को देख करके कैसे हिट मारोगे? या तो एग्जामिनर क्या कहता है यहाँ पर कि भाई इसका सेंटर इस पॉइंट के ऊपर है, पी क्यू डायमीटर है, डायमीटर होता तो जेड ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाता। पढ़ा हुआ ना हमारा कि व्यास जीवा के ऊपर 90 डिग्री का, सॉरी व्यास जो आपका परिधि के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है, आपका डायमीटर सरकमफेरेंस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। यहाँ कुछ नहीं कह सकते। अब काम की बात सुनो, इतना घूमना फिरना था नहीं, थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो हमने एक बात पढ़ी है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या कहती है एक बार रिमाइंड करो। आपके पास एक ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स आपके कहाँ होते हैं? एक सर्कल पर, और उस सर्कल की ड्रॉ की जाती है एक टेंजेंट किसी वर्टेक्स से ही। क्लियर है? अब अगर यहाँ पर आपका एंगल अल्फा है तो इसके जस्ट सामने, अल्फा के सामने की साइड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा? अल्फा। ऐसे ही अगर आपके पास ये एंगल बीटा है तो इसके जस्ट सामने की साइड यहाँ टेंजेंट के साथ जो कंप्लीट एंगल बनाएगी उसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ से बीटा होगी। क्लियर है यहाँ तक बात? अब काम की बात सुनो, देखो 46 डिग्री, पहले तो ये देखो सर्कल है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, तीनों के तीनों वर्टेक्स या इसके शीर्ष इसकी सरकमफेरेंस पर है, एक वर्टेक्स से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। 46 डिग्री के सामने की ये साइड है, इस पूरे के पूरे, ये यहाँ तक नहीं है भाई एंगल, एंगल आपका कंप्लीट है, ये कंप्लीट एंगल है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 46 डिग्री। अब देखो
ये 46 है, ये 40 है, 46 और 40 कितना हो गया, 86 हो गया। 86 बचा हुआ एंगल लेस कर दोगे 86 तो आपके पास कितना आ जाएगा, 94 डिग्री। इसको टिक मार दो यहाँ से। एक एंगल आपके पास, अच्छा एक्स और निकालना था, तो यहाँ जितना एंगल है वही आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास 40, वाई की 46, जेड की 94 डिग्री। तो आप थोड़ा सा भी, जैसे ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, इसे आप विद प्रूफ भी देखना चाहेंगे तो आपको पढ़ाया जा चुका है। 10 मिनट का ही तो काम है यहाँ पर, तो 10 मिनट के अंदर आप इसके दिमाग लगाएंगे और सीधे सीधे इसके कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे और भविष्य में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। चलिए भाई, एक आसान सा सवाल है आपके सामने, 25 सेकंड का आपके पास टाइम है। ट्राई करके देखें कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। देखो क्या कहा इसने आपसे ये कहा है कि एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट लंबी है, उसी समय एक झंडे की छाया 50 फीट लंबी है, झंडे की ऊंचाई। यहाँ पर मान लो कोई आदमी खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 6 फीट। इधर से मान लो सन की रेज आ रही है और इसकी वजह से इसकी ज़मीन पर छांव बनेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ 4 फीट है, ये 6 फीट है। तो सेम टू सेम ये सिनेरियो अप्लाई करना चाहते हैं। एक बिल्डिंग है, झंडा है आपके पास, उसकी छांव कितनी है आपकी 50 फीट। आपसे पूछा है इसकी हाइट कितनी होगी। तो ध्यान रखना हमेशा ऐसा ही सीन होगा, मान लो कि 2 मीटर ऊंचाई है किसी मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इस सवाल की बात नहीं कर रहा, कॉमन सेंस लगाओ। आम जीवन में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम मान लो आपके पास 2 मीटर लंबी लकड़ी है, उसकी छांव देखते हो वो 1 मीटर आती है। तो ये कंपलसरी है, अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो उस टाइम आपकी छांव की लंबाई जो शैडो होगी आपकी, उसकी लेंथ कितनी आएगी, 3 फीट, हाफ हो जाता है। ऐसे ही कोई बिल्डिंग मान लेते हैं हम लोग 100 फीट ऊंची है, तो उसकी छांव कितनी लंबी होगी, 50 फीट। तो ये रेशियो आपका फिक्स रहता है। जो रेशियो आपका हाइट और इसकी छांव के साथ है, वही रेशियो इसकी हाइट और इसकी छांव के साथ मेंटेन होगा। तो एग्जाम हॉल में इस टाइप की चित्रकारी नहीं करनी है, सीधे सीधे आप इसको सोल्व कर देते हैं। इजी कैटेगरी का सवाल है, 50 गुणा 6 300, 300 में डिवीजन करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, 75। ये लिखा जा सकता है। बाकी सवाल इतना आसान है, देखो 6 फीट लंबे आदमी की 4 फीट लंबी छांव है। इस 4 फीट से 6 फीट पर आप गए तो किसका गुणा किया, 3/2 का, उसका भी 3/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। खैर बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेने की नीड है, सीधे सीधे भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा टाइम किल नहीं हो रहा है। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने है, 30 सेकेंड का आपके पास टाइम है, अटेम्प्ट करके मुझे बताएं। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि r त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हुए प्रतिच्छेदित करते हैं, उनकी उभयनिष्ठ जावा ना होकर के क्या है, जीवा, कॉमन कोड की आपको लंबाई बतानी है। ठीक है भाई, ये सवाल है आपका। सर्कल क्या है आपके पास, एक तो ये वाला सर्कल है और इसी के सेंटर से दूसरा गुजरेगा, तो कंपलसरी है वो कुछ ऐसे से गुजरेगा। अभी चर्चा करते हैं हर बात पर ही कि कौन सी बात किसको रिप्रेजेंट करती है। देखो 2 सर्कल जब भी कभी एक दूसरे के सेंटर से गुजरेंगे तो ये मस्ट हो गया कि इस सर्कल के इस वाले सर्कल के सेंटर से इस वाले सेंटर तक की दूरी क्या है, आपकी रेडियस है। इसे मैं ओ मान लेता हूँ, ओ डैश मान लेता हूँ। अगर दोनों की रेडियस सेम नहीं होगी, कभी भी दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास नहीं हो सकते। ठीक है,
क्योंकि एक पार्ट को जैसे ही आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे ऑटोमेटिक वो क्या होगा, बाहर की साइड में जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपका कंपल्सरी केस है कि दो सर्कल एक दूसरे को काटते भी हैं और एक दूसरे के सेंटर से भी गुजरते हैं, इसका मतलब उनकी रेडियस सेम है। इनकी कॉमन कोड की लेंथ बतानी है। कॉमन कोड क्या है भाई, यहाँ से आप इसको यहाँ तक मिला दो, इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है। इसको निकालना बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। क्या, अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, इस सर्कल की रेडियस आर, इधर वाले की भी देखो सेंटर से सरकमफेरेंस आर, सेंटर से सरकमफेरेंस आर, सेंटर से सेंटर आपकी आर लिखा। तो आपके सामने क्या निकल के आया, आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल निकल के आया जिसकी साइड कितनी है, आर और आर चल रही है। अब देखना जरा, ये वाला जो पार्ट है आपका, पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। इस वाले पार्ट की लेंथ निकालोगे तो ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या हाइट क्या लिखी जाती है, √3/2 इंटू में साइड, जो कि क्या आपके पास आर है, लिखा जा सकता है। आपको अब क्या करना है, सेम काम नीचे की तरफ अप्लाई करना है इस वाले पार्ट के ऊपर। इसको अलग से थोड़ा ना फाइंड करोगे, ये भी वैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बेटर क्या है, हमने ये वाली लेंथ फाइंड कर ली है, इसका जस्ट डबल कर दोगे, जस्ट डबल कर दोगे तो ये 2 भी हट गया, हाइट का जस्ट डबल किया, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया हमारा, √3 आर के ऊपर रूट नहीं है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। एक टाइम के बाद क्या है, आप जब कलाकारी वाले लेवल पर आ जाते हैं कि चीज़ें आपने सीख ली हैं और माइंड में आप अज्यूम कर सकते हैं, तो हमेशा दिमाग में आता है कि एक सर्कल दूसरा सर्कल एक दूसरे के सेंटर से गुजरेंगे, दोनों की रेडियस सेम होना कंपलसरी है। अब कॉमन कोड ये होगी, ये जो ट्राइंगल आपको बनता है ये पता चल जाता है इक्विलेटरल, इसकी हाइट क्या होगी, √3/2 आर, ऊपर भी इतना ही नीचे भी इतना ही, उसको जस्ट डबल कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाता है आपका, √3 आर। माइंड के अंदर आप इसे सीधे सीधे कर सकते थे, इवन आपको पेन तक टच करने की यहाँ पर नीड नहीं थी। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखना भाई, लैंग्वेज को रीड करो। वैसे तो इस सवाल को वर्बली कर सकते हो, जिस बच्चे ने सर्कल और स्क्वायर जो पढ़ाया गया था वो पढ़ रखा है, टेबल जिसने याद कर रखी है उसके हिसाब से ये सवाल वर्बली हो जाता है। उम्मीद है बात बनी होगी। देखो तरीका क्या है, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में, एक आपके पास वायर है, उसको जब आपने स्क्वायर की फॉर्म में मोड़ रखा है तो उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, उसने जितना भी एरिया इनक्लोज कर रखा है वो 484 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, इसे एक सर्कल की फॉर्म में मोड़ा जाए। देखो जिस बच्चे ने टेबल याद कर रखी है और जिसकी इमेजिनेशन थोड़ी सी भी ठीक है, वो ज़्यादा नहीं थोड़ी सी भी, वो वर्बली कर लेगा। एरिया 384 है, ठीक है, एरिया आपका 484 है, पूरा एरिया 484 एक स्क्वायर है, साइड कितनी होगी 22, 22 का स्क्वायर ही तो 484 होता है। तो सरकमफेरेंस मतलब वायर की लेंथ 22 22 22 22 22 गुणा 4 88 हो गया। 88 जब भी कभी होगा आपको पता है रेडियस कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 14 आ जाएगी सर्कल की, और उस 14 की वजह से एरिया ये होगा। तो जिस बच्चे को टेबल पता है वो बच्चा इसको माइंड में कर सकता है। आपको इमेजिन करना सिखाया है, एक एक पार्ट पर हमने बेहतरीन तरीके से काम किया। मेथड सेकंड, कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो आपको पता है एक स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर का एरिया 484 है तो इसकी साइड मस्ट है कितनी रही होगी 22। इसकी सरकमफेरेंस की बात करें जो कि क्या होती है 4 है, वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 88। तो वायर की लंबाई 88 है, इसे हम सर्कल की फॉर्म में क्लोज करेंगे तो यही 88 रिप्रेजेंट करेगा 2πr को 2 गुणा 22/7 गुणा में r। इसको इससे काटोगे तो r की वैल्यू 14 आ जाएगी। इस 14 की वजह से एरिया निकालोगे 22/7 गुणा में 14 इंटू में 14, ये इससे कटा 2 बार, 28 को 22 से करोगे 56, 28 56 और 5 आपका 61।
अब सोच के देखो, अगर आपने वो चीज़ें नहीं सीख रखी हैं तो उस चीज़ के कितने नुकसान होते हैं। एक आसान सा सवाल था, मतलब मैंने तो बहुत सारा काम तो सीधे सीधे माइंड में ही किया कि ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे। नॉर्मल बच्चा है वो इतना माइंड में तो करेगा नहीं, उसे लिख लिख करके करना पड़ेगा। जिस सवाल को 5 सेकंड में सोल्व हो जाना चाहिए था, वो सवाल 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेकर चला जाता है। तो आपने अभी तक उस टेबल को नहीं पढ़ा है तो सर्च क्या करना आपको, मेंसुरेशन बाय वासु सर। पहली क्लास जो रेलवे सीरीज की आपको बता रखी थी उसके अंदर ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको आइडिया लग जाएगा कि असल में कुछ बच्चे कैसे ऐसे सवालों को माइंड में कर दे जाते हैं। एक आसान सा सवाल आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, सोल्व करके बता दें। मतलब ये इसलिए शामिल किया है मैंने इस टाइप के सवालों को, हालांकि जनरली हम सीरीज में नहीं करते हैं। सवाल आसान है लेकिन इनका रिपीटेशन इतना एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है। उम्मीद आपने कर लिया होगा। ध्यान से देखना भाई इसने क्या कहा। एक दुकानदार ने 7,200 रुपये में कंप्यूटर टेबल पर अंकित किया। इस पर 10% की छूट देता है, 8% का लाभ कमाता है। किसी भी टाइप की छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। जब सारा डेटा परसेंटेज में आपको दे ही दिया है, रिजल्ट परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 7,200 रुपये मायने नहीं रखते। ये क्यों दिए हैं उसने, आपको फंसाने के लिए। बच्चा लगेगा कि 7,200 को काम में लेना स्टार्ट कर दो, कल को ऐसे कर देगा वो 7,371 रुपये, तो और ज़्यादा उलझ जाएगा। कहाँ बैलेंस करेंगे। सीधे सीधे कॉमन सेंस लगाओ। अगर 100 रुपये का सामान है, 8% का लाभ कमाना है, अगर 100 में खरीदा है तो बेचेगा कितने में, 108 रुपये में। तो डिस्काउंट कितने का दे, मार्क प्राइस कितनी कर दे कि 10% का डिस्काउंट देने पर। थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आइडिया लग जाएगा कि वैल्यू इतनी आसान है कि 120 रुपये लिख देंगे तो उस पर 10% का डिस्काउंट 12 रुपये, कंडीशन जस्टिफाई। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि डिस्काउंट मत दो, इसको डिस्काउंट मत दो, सीधे सीधे बेचो। 100 का सामान 120 में बेच दिया, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कितने का आएगा, 20% का। कर सकते हैं। चलो, ये बात अगर क्लियर नहीं हुई है कि सर ऐसे क्या सपना थोड़ना आएगा कि इसको ऐसे डील करना है, तो फिर सिंपल सा तरीका है। कॉस्ट प्राइस का 108%, 8% का क्या लेना है, प्रॉफिट। किसको बताता है भाई, सेलिंग प्राइस को। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मार्क प्राइस है, उस पर आपको डिस्काउंट देना है कितने का, 10% का, तो मार्क प्राइस का 90% आपका क्या निकल के आएगा यहाँ से, सेलिंग प्राइस। सोल्व करोगे, परसेंटेज खत्म, 18,590, 18,600, 108। CP अपॉन में MP की अगर हम लोग बात करें तो ये आया कि 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेच दिया। इससे क्या कंक्लूजन निकला, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्क प्राइस ना लिख करके सीधे सीधे 6 रुपए में बेच ही रहे हैं। 5 रुपए का सामान 6 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 5 पर। प्रतिशत में बदलोगे, गुणा 100 करोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये सवाल भी अगर आप चाहें पैसेंस के साथ अपना बेसिक एकदम क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप इस सवाल को वर्बली कर सकते हैं। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर सवाल का ही आपको, मतलब किसी न किसी स्टेट की एग्जाम्स के अंदर, SSC में, बैंकिंग में, इन सबको मिला करके देखोगे ये सवाल कोई 10 बार रिपीट हो जाता है। इवन डेटा भी नहीं चेंज करते हैं लोग। आपके पास टाइम है इस सवाल को सोल्व करने के लिए 30 सेकेंड का। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, प्रयास करके देखें क्या रिजल्ट होगा। देखना भाई, कंप्लीट। इसने आपसे क्या कहा, इसने आपसे ये कहा कि 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2 सही 1/2 वर्षों में ब्याज जो है वो इतना है। ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या है। जब समय 1 साल का होता है, दर 10% है, हम प्रिंसिपल 1/10 की वजह से 10 मान लेते हैं। जब आपके पास समय जो है वो 2 साल होता है, 1/10 की वजह से हम लोग प्रिंसिपल 1/10 का स्क्वायर 1/100 तो 100 मान लेते हैं। 2.5 साल मतलब लगभग 3 के उस फैक्टर में आ रहा है तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे,
1000 रुपये। ये क्या हमारे पास प्रिंसिपल है। पहले साल ब्याज क्या होगा, इसका 10% तो हम लिखेंगे 100 रुपये। दूसरे साल हमारा यहाँ पर ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे इस पर 10% मिलेगा और इस पर आपको कितना मिलेगा, 10% निकालोगे तो 10 रुपये मिलेगा। तीसरा पूरा साल नहीं निकालना है, आधा ही साल है, पूरा नहीं निकालना है, आधा साल। पूरे साल में ब्याज कितना मिलना चाहिए, 10%, तो आधे साल में कितना मिलेगा, 5%। तो इसका आप 5% निकालोगे 50 रुपये। इन तीनों पर भी तो ब्याज मिलेगा, इसका 5% 5 रुपये, इसका 5% 5 रुपये, इसका 5% 2 रुपये। सॉरी 2 रुपये कैसे आ गया भाई, इसका आप 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 रुपये। 10% क्या आएगा, 1। अब क्या कह रहा है कि जो इतने टाइम के अंदर आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो इतना है, प्रिंसिपल बता दो। तो सारे को एक साथ के लिए क्या करो, कैलकुलेट कर दो पूरे के पूरे इंटरेस्ट को कि कितना मिला। 100 रुपये 100 रुपये, 200 250 60 70.5। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से हमें जो ब्याज मिला है 100 200 250 250 हो गया, 260 270.5 270.5 मिला है। इसे आप चाहें तो 270 1/2 भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 541/2 भी यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखना जरा, ये आप अगर पूरा का पूरा देखते हो 541/2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 541/2 रिप्रेजेंट करता है 1623 को। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपोन में ये लिख दो 541/2, 2 ऊपर चला गया। आपको नीड किसकी है, 1000 की, तो 1000 से कर दो गुना। कितनी बार कट रहा है, 500 का 3 गुना 1500, 41 का 3 गुना 123, जस्टिफाई हो गया ना 3 बार। तो 3 × 2 6 और मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से रिजल्ट आ गया। क्या काम नहीं करना था, ये सब आपको नहीं करना होता। चलो एग्जाम अप्रोच भी डिस्कस कर ही लेते हैं एक बार, ध्यान से सुनो। एग्जाम अप्रोच क्या होगी, प्रिंसिपल आपका 100 रुपये मानोगे, 10% 10 रुपये ब्याज, 100 रुपये ब्याज, 100 रुपये ब्याज, 10 रुपये ब्याज, 50 रुपये ब्याज, इन दोनों के ऊपर 5 5 10 रुपये ब्याज, इसका 5% 1/2 आ गया। सबको जोड़ दिया, 100 200 250 270 1/2, 541/2 हो गया। किसको बता रहा है, 1623 बताता है, 541 डिवीजन में 2, और आपको क्या चाहिए 1000, तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 बार कट गया, दिख रहा है, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया आपका 6000। ट्री मेथड ठीक है, हमने पढ़ रखा है, बुराई नहीं है, इस मेथड के अंदर काम आता है, जैसे इस सवाल में काम आया। लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा चित्रकारी के साथ करेंगे तो समस्या होगी, तो इस टाइप की कलाकारी आपको नहीं दिखानी है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक इम्पोर्टेंट और शानदार सवाल है आपके सामने, ध्यान से इस सवाल को करना है। स्टार भी लगा लेना इस सवाल के, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। आई होप कर लिया होगा। देखना जरा, इसने आपसे क्या कहा कि 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है, इसको समझो। अगर आप 3 कंटेनर लेते हैं, पहला 3 लीटर का है, दूसरा 4 का होगा, तीसरा आपका क्या होगा 5 लीटर का। फिर मिश्रण में क्रमशः 4:1, 3:1, 5:2 के रेशो में दूध और पानी है। इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे में उड़ेल दिया जाता है। चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है कि क्या निकल के आएगा। क्लियर है भाई। अब क्या करना है ऐसे सवालों में, पहले तो जो आपको बर्तन दे रखे हैं उनकी साइज को इक्वल कर देना है। इक्वल करने का मतलब क्या हो गया, उनकी साइज 1:1:1 में मेंटेन कर दी। अब आपको पहला 3 लीटर का चाहिए, इसको 3 से कर दो। आपको दूसरा 4 लीटर का चाहिए, 4 से कर दो। तीसरा 5 लीटर का चाहिए, 5 से कर दो। इनकी साइज किस में चली जाएगी, 3:4:5 के अंदर।
ये इसका होता है बेसिक कि हम इन सवालों को डील कैसे करेंगे। अब चलो इसको डील करते हैं सीधे सीधे। देखना, मिल्क और वाटर लेकर चल रहा हूँ। लेफ्ट साइड में आपके पास हो गया यहाँ पर मिल्क और इधर हो गया आपके पास वाटर। लिख लेते हैं सीधे सीधे 4:1, कुल मिलाकर के कितने लीटर, 5 लीटर का बर्तन। दूसरे में 3 आपका 1, टोटल मिलाकर के कितने लीटर का, 4 लीटर का। फिर आपका 5:2, कुल मिलाकर के 7 लीटर का बर्तन। क्या इन तीनों की साइज सेम है? तो आप कहेंगे नहीं सर, साइज तो सेम नहीं है। पहला 5 लीटर का है, दूसरा 4 का है, तीसरा आपका 7 का है। तो 5, 4, 7 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम लोगे तो 5 × 4 × में 7 आ जाएगा। तो बेटर क्या रहेगा, इस 5 को मैं 7 × 4 28 से गुणा कर दूं, इस 4 में 7 × 5 35 से कर दूं, और इधर मैं इस 7 को 5 × 4 20 से मल्टीप्लाई करूं। ऐसा करने का फ़ायदा ये हुआ, 28 × 5 140, 35 × 4 140, 20 × 7 140, सबकी साइज सेम हो गई। अगला पार्ट आपका क्या हो गया कि ये तो आपने कर दिया, ये मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या हुआ कि तीनों के तीनों जो बर्तन हैं उनकी साइज इक्वल हो गई। सवाल अभी भी सोल्व नहीं हुआ है। कंटेनर 1:1:1 साइज को मेंटेन कर चुके हैं, बट हमें नीड है 3:4:5। तो इधर इसको कर दो आप 3 से गुणा, इसको आप कर दो 4 से गुणा, इसको आप कर दो 5 से गुणा। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे ही सोल्व कर रहा हूँ। आगे चल के अगर आप जैसे चैप्टर जब आपको पढ़ाया था तो एक अप्रोच और भी बताई थी कि कुछ कॉमन है इस मल्टीप्लाई में, तो आप चाहें उसको काट सकते हैं। जैसे 4 था, और क्यों काट सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। सीधे सीधे ऊपर से नीचे सारी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो देखना 28 गुणा में 3, 28 गुणा में आप ऐसा करो 28 गुणा में 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 40 60 8 3 24, 8 16 3 24, 84 हो गया। 84 को, अच्छा टेबल तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, फिर ऐसा करो काट ही लेते हैं। चलो, तीनों में जो कॉमन पार्ट है, चलो इसका लॉजिक क्या करना आपको वहां जाकर के समझ लेना है जो चैप्टर पढ़ाया मिक्सर। 4 कटा 7 और ये आपके पास कितना 5। 21 को 4 से करोगे, 21 गुणा, मैं सीधे सीधे ऐसा करता हूं मिल्क और वाटर यहीं लिख देता हूं। देखो 21 गुणा में आपका 4 आ जाएगा, 21 गुणा में 4 मिल्क, पहले बर्तन में 84, दूसरे में देखोगे 35 गुणा में 3 तो 105 लीटर मिल्क, तीसरे वाले में 25 गुणा में 5 125 लीटर मिल्क। वाटर की बात कर लेते हैं, वाटर कितना भाई, 7 गुणा 3 21, 1 से गुणा, फिर 35 इस 1 से गुणा, फिर हमारे पास निकल के आया 25 2 से गुणा 50। तीनों बर्तनों का कुल दूध अगर आप ऐड करेंगे तो 5 5 10 और आपके पास कितना आ जाएगा 14, और 8 2 10 और 11 और 1 2 और आपके पास 3 314। यहाँ से देखो 6 5 3 8 2 10 106 314 कैंसिल आउट हो रहा है ना। अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये 153:53 निकल के 157:53 निकल के आएगा। इस सवाल में काम की बात क्या है उसको सुनो। एक तो ये जो सवाल है ये कैलकुलेटिव नेचर का है, ठीक है। कैलकुलेटिव नेचर को थोड़ा बहुत आसान करने के लिए हमने एक कटिंग का सहारा लिया था यहाँ पर, ठीक है। मैं चाह रहा था कि किसी भी टाइप का बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सीधे मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन आप सोच के देखो कटिंग करने के बावजूद भी ये सवाल आपका कैलकुलेटिव नेचर का चला जाता है। दूसरा बात आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे सवालों की फर्स्ट स्टेप तो ये होती है कि तीनों बर्तनों का साइज इक्वल करना है, उसका क्या तरीका होगा। सेकंड अप्रोच जो होती है कि इन सब का डिजायर्ड जो फॉर्मेट है कि इन बर्तनों को 3:4:5 में रखना है, 1:3:7 में रखना है, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीप्लाई। कैलकुलेटिव भी सवाल है, कॉन्सेप्चुअल भी सवाल है, और एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं, तो इसके लिए स्टार लगा लेना, ठीक है भाई। अब ये उम्मीद मत किया करो कि हर सवाल 5-10 सेकंड में हो जाए, हर सवाल आपका माइंड में हो जाए, ऐसा संभव है नहीं। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। 30 सेकंड के अंदर आप इस पर्टिकुलर सवाल को अटेम्प्ट करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा।
उम्मीद है हो गया होगा। ध्यान से देखना क्या कहा इसने। शुद्ध दूध का लागत मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर है। इसमें किस अनुपात में पानी मिलाएं कि मिश्रण को 9 रुपये प्रति लीटर में बेचने पर 20% का लाभ हो। एक तरीका अपना क्या है, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में क्या ध्यान रखना है, यहाँ अगर आप सीपी लेते हो पहली क्वांटिटी की तो दूसरी की भी आपको क्या लेनी है, सीपी। इनसे जो मिक्सचर बनेगा उसकी भी सीपी। एक बार आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के सवाल समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। चैप्टर पढ़ाया था तब एक्सप्लेन किया था। अब देखना, यहाँ मैं ले लेता हूँ मिल्क, जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 रुपये प्रति लीटर। इसमें पानी मिलाना है। पानी की क्या रेट होती है, दूध वाला कैसे पानी मिलाता होगा इसके अंदर, दूध खरीद के लाया कहीं से 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, फिर दुकान से 20 रुपये में एक बिस्लेरी की बोतल ली, उसको खोला, फिर दूध में डाल दिया, तो 20 रुपये का पानी और 40 रुपये का दूध। ऐसे चलता है? नहीं। दूध वाले को पता है कि पानी फ्री में कहाँ मिलता है, तो जब तक एग्जामिनर आपको ये ना कहे कि पानी इतने रुपए में आ रहा है, तब तक पानी मिलाने का मतलब है 0 रुपये कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस दूध की लिखनी थी, पहला पार्ट अपना। कॉस्ट प्राइस मिल्क की लिखनी थी, दूसरा पार्ट अपना। इसको हमने लिख लिया। पूरे को 9 रुपये में बेचने पर, 9 रुपये प्रति लीटर में बेचने पर भी लाभ हो रहा है 20% का। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ 9 रुपये रख दूंगा तो सीधे सीधे सवाल गलत। क्यों, सेलिंग प्राइस हो गई। अब सिंपल सी बात बचाऊं मुझे, 20% लाभ का मतलब 5 रुपये का सामान कितने में जा रहा है, 6 में। ये कह रहा है नहीं 9 रुपये में बेच रहे हैं हम लोग, सीपी एसपी। अब जिस बच्चे को ये पार्ट सीधे निकालना आता है कि यहाँ पर क्या रखा जाएगा, वो इस सवाल को और स्पीड से कर सकता है। जिसको नहीं निकालना आता वो समस्या पैदा करेगा। सीधे कैसे निकालेंगे इस पार्ट को, इन सबको मैं हटा रहा हूँ। एक कैलकुलेशन आपकी ये होती कि 5 का सामान 6 में बेच दो तो 20% का लाभ होता है, लेकिन 6 ना होकर के 9 रुपये है। 1 की वैल्यू अपॉन में 6 और 5 की चाहिए सीपी, तो ये आप लिख ले जाएंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 15 अपॉन में 2। क्रॉस मेथड में बड़े में से छोटे को लेस कर दिया, 15/2 आ जाएगा रेशियो। 10 में से इसको लेस करोगे 5/2। किस रेशियो में मिलाया, अभी साफ साफ आपको पता चल रहा है 3:1 के अंदर, 3:1 के अंदर हमने इनको मिक्स कर दिया है। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। चैप्टर को पढ़ें, जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर को असल में देखा जाए तो वो एक क्रांतिकारी अपना तरीका था। काफ़ी बच्चों को याद भी होगा कि हमने पढ़ा था इस चैप्टर को FOF मेथड से। एक बेहतरीन तरीका था मिक्सर के अंदर, जिसका यूज हम लोग करते थे, और जो काफ़ी टिपिकल सवाल थे, कैलकुलेटिव सवाल थे, उनको भी आप इजी वे में डील कर सकते थे। चलिए भाई, अगला सवाल आपके सामने एक आसान सा सवाल है। 30 सेकंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है। डील करके बताना भाई क्या रिजल्ट इसका निकल के आएगा। देखना, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से, 1/6 रिक्शा से, 2 किलोमीटर पैदल तय करता है। उसने कुल कितनी यात्रा तय की। तो हम क्या करें, इसका सहारा लें। एक ऐसा नंबर मान लें टोटल डिस्टेंस जिसका 3/4 करना भी आसान हो और जिसका 1/6 करना भी आसान हो। तो हम मान लेते हैं कि उस आदमी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो 12 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उसने 3/4, उसने इसका 3/4 निकालोगे तो कितना, 9 दूरी जो है वो किससे कवर की है, बस से। 1/6 अगर आप इसका निकालेंगे, 1/6 कितना आ जाएगा, 2 दूरी उसने कवर किससे की है, यहाँ पर उसने कवर की है रिक्शा से। बची हुई दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर 9 तय कर दी, 2 कर दी, 11 तो तय कर ही दी है, इसका मतलब 12 करनी है, 1 बची है। 1 किसको बताता है, एक्चुअल में 1 2 किलोमीटर को बताता है। किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया किलोमीटर। कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, 12 है, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आ जाएगा, 24 किलोमीटर। ठीक है, सुधार करने लायक कुछ हो सकता है क्या इस सवाल में, काफ़ी संभावनाएं हैं। देखो, समझने के हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से।
सुधार देखो क्या करने हैं आपको ऐसे सवालों में। आपको दिख रहा है 3/4 1/6 टोटल 12 मान लेते हैं। 12 का 3/4 करोगे 9, 1/6 करोगे 2 आ जाएगा, बची हुई दूरी 1 है। 1 का जस्ट डबल करोगे 2 किलोमीटर, तो ये आपने 12 माना था, इसका जस्ट डबल करोगे 24 किलोमीटर। तो ये जो सवाल है एग्जाम में आपको किस तरीके से डील करना था, इस तरीके से आपको ये डील करना था। तो यहाँ तक अपना आज का कंप्लीट सेशन हो गया है। एक दो कोर्स से रिलेटेड आपको बात बता देता हूँ मैं। इन सब की पीडीएफ के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पुरानी क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं। इसके फाइल सेक्शन में जाओगे तो पुरानी पीडीएफ मिल जाएंगी। इस फॉर्म में भी आपको पीडीएफ दी गई है कि आप उनके प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा ये अपना डाउट ग्रुप है। और एक सबसे ज़रूरी बात, स्टडी IQ ऐप पर मेरा स्मार्ट कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। जो बच्चे ये चाहते हैं कि मैं वासु सर से ही अपनी कंप्लीट मैथ्स पढ़ूंगा, तो वो स्टडी IQ ऐप को प्ले स्टोर पर जा कर के इंस्टॉल करें और वहाँ से जा कर के स्मार्ट कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो इंट्रो वाला वीडियो है उसके अंदर उसकी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं वासुdio_गोदारा, या फिर बेटर रहेगा आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं ऑडियो की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, जो भी कन्वीनियंट टाइम रहेगा उसके हिसाब से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर है भाई? तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छे लग रहे होंगे। अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में देना आप जारी रखें। किसी भी टाइप का कोई भी आपको इश्यू आता है तो बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम है, कमेंट करें। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।